नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा माता पिता के लिए बहुत गंभीर मसला होती है, लेकिन अगर स्कूलों में बम्स के उड़ाने की उनको धमकी मिल जाए तो सोचिए क्या असर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आज सुबह बेंगलुरु में। यहाँ करीब 44 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए मिली धमकी में कहा गया था कि स्कूल के किसी हिस्से में बम प्लांट किया गया है। इसके फौरन बाद पुलिस हरकत में आ गई। बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। तलाशी में बम नहीं मिला। पुलिस ने धमकी को बाद में फर्जी बताया है। अब ईमेल भेजने वाले की तलाश हो रही है। स्कूल के बाहर अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर चिंतित और परेशान अभिभावक। अंदर पुलिस का एंटी सैबोटाज स्क्वाड बम तलाशता हुआ। 40 से ज्यादा स्कूलों को यह मेल भेजा गया। मेल सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ है, लेकिन शुरुआत इस पंक्ति से होती है: स्कूल परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं। जांच में किसी भी स्कूल में बम नहीं मिला, लेकिन अफरा तफरी मची रही। शहर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने फौरन ट्वीट किया। बेंगलुरु शहर के कुछ स्कूलों को सुबह बम की धमकी का संकेत देने वाले ईमेल मिले हैं। बम खोजी दस्तों को लगाया गया। ये कॉल फर्जी लगती है। दोषियों का पता लगाया जाएगा। पिछले साल भी बेंगलुरु में इसी तरह कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे और एक युवक की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। मौजूदा मामले में सरकार ने फौरन मेल भेजने वाले को पकड़ने का आदेश दिया है। ईमेल ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ईमेल के सोर्स का हम पता लगा रहे हैं। हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के पकड़े जाने को प्राथमिकता दी है। ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इस शहर में दूसरी बार इस तरह के धमकी भरे मेल भेजे गए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की परेशानी और उनकी मानसिक स्थिति का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़े और कड़े कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी निहाल किदवई के पास। निहाल, वाकई में सुबह अगर 44 स्कूलों को इस तरह से ईमेल मिलता है, कितनी बड़ी संख्या में परिवार और बच्चे परेशान हुए होंगे। और आपने बताया कि पहले भी पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या जानकारी अब शाम हो गई है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जो साइबर सेल है वो लगातार ईमेल आईडी के सोर्स को ट्रेस कर रही है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह के जो मेल भेजे जाते हैं वो मास्क करके इंटरनेट प्रोटोकॉल के किसी दूसरे माध्यम से भेजा जाता है, और ऐसे में मास्क किए हुए जो आईडीज़ होते हैं उनको ट्रेस करने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसलिए पुलिस को वक्त लग रहा है। लेकिन साइबर सेल के साथ साथ इंटेलिजेंस दोनों लगातार इस पर काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस मेल को भेजा है उन तक पहुंचा जा सके। पिछले साल का आप जिक्र कर रही थी, पिछले साल जब यहाँ इस तरह के मेल आए थे 30 के आसपास स्कूलों को, तो काफ़ी दिनों के बाद पुलिस ने मास्क किए हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल कोड को ट्रेस किया, और फिर तमिलनाडु का एक नाबालिग लड़का, उसके आईडी से ये भेजा गया था। हालांकि पुलिस अब भी ये जांच कर रही है कि उसने भेजा था या किसी ने उसके वाईफाई को हैक किया या उसके कोड को हैक कर करके भेजा, तो इसकी जांच अब भी चल रही है। तो ऐसे में ये बड़ा ही पेचीदा मामला होता है और उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अब तकनीक इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि देखिए, सवाल सिर्फ 44 स्कूल का नहीं है। जब इस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया, यकीन मानिए कितने सारे कॉल मेरे पास आए। जो लोग मुझे जानते हैं सब ये पूछ रहे थे कि क्या उन्हें भी अपने बच्चों को अपने स्कूल से हटाना चाहिए। मेरे घर से भी ऐसा ही कॉल आया। हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं, हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। और हालत ये हो गई कि जिन स्कूल्स को मेल नहीं गए थे, जिसने एडवाइजरी जारी नहीं की थी, उन सभी स्कूलों ने अपने बच्चों को वापस घर भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो माता पिता थे वो स्कूल पहुंच गए। और ऐसे में कई जगहों पर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, टर्मिनल एग्ज़ाम्स को रोका गया और उसके बाद सभी बच्चों को बाहर वापस भेज दिया गया।
एक जो बात यहाँ पर हुई, जिन स्कूलों को मेल मिले उसमें से कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो सुबह जल्दी खुले थे, क्योंकि 8 बजे से आमतौर पर क्लासेस शुरू हो जाती है, तो 6 बजे के आसपास एडमिन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जिन लोगों को मेल सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में मिला, उन्होंने जब बच्चे स्कूल आ रहे थे तो उसी वक्त उन बच्चों को वापस भेज दिया और पुलिस को खबर दे दी। लेकिन कई लोगों को मेल बाद में मिला, इसीलिए पहले आपने देखा होगा कि पहले जिक्र हुआ कि 13 स्कूलों को मिला है, फिर ये संख्या 20 पहुंची, फिर 30 पहुंची। धीरे धीरे सभी स्कूल के जो एडमिन हैं उन्होंने अपने अपने मेल को चेक करना शुरू किया, तो पता चला कई दूसरे स्कूलों में भी है 44 तक ये संख्या पहुंच गई। हो सकता है आगे और बढ़े, क्योंकि और दूसरे लोग भी जाँच कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक अफरा तफरी जो मची, पूरे शहर में एक तरह से आप कह सकते हैं कि डर का माहौल हो गया। और उसके बाद सभी हर जगह भीड़ लग गई, ट्रैफिक की समस्या शुरू हो गई और लोग परेशान थे। तो एक तरह से इस तरह से जो एक आतंक फैलाया गया, तो पुलिस का ये कहना है कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए कानून के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तरह से जो माहौल यहाँ पर बनाया गया वो निश्चित तौर पर किसी आतंकवादी एक्टिविटी से कम नहीं लगता है। और इसलिए पुलिस इस बार पुलिस का कहना है कि जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत न जुटा सके। बिल्कुल निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद और नज़र बनाए रखें कि कौन इस ईमेल के पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं देश की बात में और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ के बुंदेलखंड में महोबा के नवीन गल्ला मंडी में लाखों की मूंगफली पानी में डूब गई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल के लिए बने टीन शेडों पर कारोबारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी उपज खुले में रखनी पड़ी और वो बारिश के पानी में बह गई। मंडी में जल निकासी का कोई सही इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल सका और हज़ारों क्विंटल मूंगफली चौपट हो गई। अब बारिश हो रही थी, तब किसानों ने बहती मूंगफली को बोरियों से और मच्छरदानियों से भरा और उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ही साबित हुए। कितनी आ रही है, जो व्यापारी लेके आ रहे माल, उनका माल रखा है यहाँ खुली में, कहाँ है? बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का है, जो है बाहर रखा है। और 65-70 बोरा का ढेर है। 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। खास तौर से देखा जाए पूरी मंडी में इतने बड़े बड़े चबूतरे बने हैं जहाँ व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। 2 महीना पहले हमने सब लोगों से कहा कि जिनका माल है वो अपना हटा ले, वो किसानों का माल रखा हुआ है। जो फसल आई है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मंडी में उसका जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी दबाव भी बना रहे कि उससे कम करवा दी, लेकिन हमने कहा 5,000 से 10,000 के बीच में टैक्स रहेगा, तो उससे कम में नहीं मंडी शुल्क काटा जाएगा। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में 2 दिन के दौरे पर हैं। भारत ने 2028 में होने वाली COP33 की मेज़बानी की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरण सहेजने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 की दुबई में चल रही बैठक में प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की है। इस मौके पर अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि गैर जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में के लक्ष्य में हम आगे हैं। COP33 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। साइबर ठगी को रोकने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने सिम से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। अब पहले से ज़्यादा वेरिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी, बायोमेट्रिक डिटेल्स अनिवार्य होंगी। नए कदमों से आपको बता दें फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी और विक्रेता की पहचान करने में सहूलियत होगी। तो जो नए नियम हैं 1 दिसंबर यानी आज से लागू होंगे। सिम बेचने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। सिम खरीदने वालों पर भी नए नियम लागू होंगे। अब सिम के लिए पहले से ज़्यादा वेरिफिकेशन होगा। सिम डीलर्स के लिए भी कई नए नियम हैं। आपको बता दें सभी डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है।
सभी डीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। नियम के उल्लंघन और थोक सिम बेचने पर एक्शन होगा। नियम तोड़ा तो 10 लाख तक का जुर्माना होगा। जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। डीलर्स को मोबाइल कंपनी के साथ समझौता करना होगा। समझौते का मकसद डीलर को अवैध गतिविधि से रोकना है। उल्लंघन होने पर 3 साल के लिए करार खत्म भी किया जा सकता है। और देश की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ हाजिर होंगे। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी जंगी जहाज की कमान संभालेंगी। नेवी चीफ के मुताबिक फौरन कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाले एक जहाज की कमान महिला अधिकारी को मिलेगी। आइए सुनते हैं उन्हें। We have also appointed the first woman commanding officer of an Indian naval ship. It has been our effort to constantly challenge the status quo to ensure that the Navy remains on an aspirational and dynamic trajectory to the future. आम आदमी पार्टी ने आज से दिल्ली में रायशुमारी शुरू कर दी है। इसके तहत लोगों से पूछा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार ने काम किया? आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 24 दिन लंबा जनमत संग्रह शुरू हो चुका है। पहले दौर में 20 दिसंबर तक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। 21 से 24 दिसंबर तक जन संवाद के कार्यक्रम होंगे। सिग्नेचर कैंपेन में लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। इसीलिए केस बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर लोगों से पूछा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये दिल्ली के लोगों ने हमें मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। तो उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे। हाँ। और उसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर ये कैंपेन चल रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है घर घर जा करके कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। हाँ। ये इस पूरे कैंपेन का मकसद है। ये बुकलेट जो है आम आदमी पार्टी लेके चल रही है साथ में, जिसमें सिग्नेचर जो है लोगों के करवाए जाएंगे और इसमें लोगों से नाम पता और सिग्नेचर तो करवाई जा रहे हैं। साथ में आखिरी में एक कॉलम है कि क्या आप आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक साफ दिखाता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह तो कर ही रही है, लोगों के बीच जा ही रही है, घर घर जा रही है, जनसंवाद भी होगा। साथ ही ये लोकसभा चुनाव 2024 का भी एक तरह से कैंपेन जो है ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि जब ये कैंपेन कर ही रही है और लोकसभा चुनाव आ ही रहे हैं तो इसके जरिए ही वो एक बार फिर से लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखे और अपना चुनाव प्रचार जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। उनको गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल जाएं या मतलब इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। महात्मा गांधी भी जेल गए थे, कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था। नहीं होने चाहिए, गिरफ्तार नहीं होने चाहिए, अपनी सरकार चलानी चाहिए इनको। तो अगर हो जाए तो क्या करें, इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जैसे भी सरकार चलाएं अपनी। गिरफ्तारी होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या करना चाहिए, इस्तीफा दें या जेल से ही सरकार चलाएं? जेल से चलाएं और क्या करें। कैंपेन का नाम रखा गया है मैं भी केजरीवाल। हालांकि इसके नतीजे कब आएंगे ये अभी नहीं बताया गया है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन में बच्चों में तेजी से निमोनिया फैल रहा है। महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है, एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को कोविड जैसी तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नवंबर महीने में मुंबई में भी ऐसे मामले देखे, लेकिन चीन में फैले मामलों से इसे जोड़कर देखने के लिए जांच जरूरी है। ऐसे में इन मरीजों के नमूने परीक्षण के लिए लैब में भेजने का भी निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू ऑक्सीजन बेड वाले अलग वार्ड तैयार हो रहे हैं। कोविड जैसी ये तैयारी फिर से चीन के कारण मुंबई में दिख रही है।
चीन में निमोनिया जैसे लक्षण वाले रहस्यमय बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अस्पतालों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने कोविड-19 के बुनियादी ढांचे और व्यवस्था को तैयार रखें। इसमें बेड की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, वेंटिलेटर की व्यवस्था आदि शामिल हैं। 6 महीने का ये बच्चा मुंबई के एक्मे हॉस्पिटल में 2 दिन से वेंटिलेटर पर है। कफ, कोल्ड, निमोनिया से ग्रस्त ये बच्चा अब स्थिर है। पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि करीब 3 महीने से ऐसी बीमारी वाले बच्चों की बाढ़ इनके अस्पतालों में दिख रही है। लास्ट 3 मंथ्स में हमने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखे और हमने मैक्सिमम जिन पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा था उनका रेस्पिरेटरी बायोफायर किया था। रेस्पिरेटरी बायोफायर में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो जैसे जितने भी वेंटिलेटेड पेशेंट थे 90% पेशेंट के इन्फ्लुएंजा, RSV निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, RSV, बोका वायरस एंड इन्फ्लुएंजा के सब टाइप्स वो सारे देखने को हम लोगों को काफ़ी पेशेंट्स के मिले हैं। तो चीन में जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं सर, क्या हम पहले से ऐसे मामले देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ? देखिए अभी वो बहुत क्लैरिटी नहीं है उसमें क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं मिस्टीरियस वायरस और वॉकिंग निमोनिया करके वो लोग लेबल कर रहे हैं, उसमें भी कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी वायरसेस तो यही है। RSV बहुत कॉमन है, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा है कॉमन, तो ये बहुत कॉमन वायरसेस हैं। लेकिन ये अभी जो क्लाइमेट चेंज होता है और इम्यूनिटी जिनका वीक रहता है उन पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अभी चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो उस तरीके की हमने भी काफ़ी तैयारी करके रखी हुई है। कोई भी पेशेंट अभी ये ऐसा 2-3 दिन का कफ कोल्ड है और फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, बच्चे का ओरल इंटेक कम हो रहा है, उन पेशेंट्स को तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना चाहिए जिनका ओरल इंटेक कम है, फीवर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू पैरासीटामोल। सरकारी JJ हॉस्पिटल में 20 बेड की संख्या वाला रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड तैयार हुआ है। चीन में निमोनिया के प्रकोप के बीच और अस्पताल भी ऐसी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुंबई टास्क फोर्स नजर बनाए हुए है, पर कहती है कि फिलहाल डरने की दरकार नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया स्ट्रेन है, अभी तक इसको अनडायग्नोज्ड वायरल निमोनिया का ही कहा गया है, बट हो सकता है कि अभी थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, तभी जाके मालूम पड़ेगा। टेस्टिंग भी उन्होंने भेजी है लैब के अंदर, तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना सीवियर नहीं है जितना कोविड सेकेंड वेव जैसा हुआ था। मुझे नहीं लगता है, अगर यस नंबर ऑफ केसेज अगर बढ़ेंगे या उस तरह के वायरल इलनेस के जो पहले बीच में बढ़ गए थे 3-4 हफ्ते पहले, उस तरह के केसेज में अभी डेफिनेटली गिरावट आई है, डिक्लाइन फेज हुआ है। अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अलर्ट वगैरह होगा, जैसे पॉल्यूशन को लेकर के अलर्ट हुआ, गवर्नमेंट लेवल पे युद्ध स्तर पे इसमें काम हुआ। अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी चालू होगा। कितना संक्रामक है सर ये? डेफिनेटली ये ट्रांसमिसेबल है, स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शियस है, तो डर तो इसमें थोड़ा रहता है। महाराष्ट्र में सांस संबंधी ऐसे मामलों को रजिस्टर करने और ऐसे मरीजों के नमूने परीक्षण के लिए RT-PCR लैब में भेजने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अस्पताल में इस प्रकार के मामलों के इलाज में काम आने वाली दवाओं का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।